Okay, hello everyone. Welcome back to the channel I See Through. And as we were continuing our discussion on a couple of management theories with real life applications, हमारी कई मैनेजमेंट थ्योरीज ऐसी हैं जो इनका हम अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करके उनसे काफ़ी स्ट्रैटेजिक लेसन्स ले सकते हैं and it can increase our life big decisions making. So one of my favorite topic is Pareto's law, which has continuation. I will link it with Hedgehog concept and book Good to Great by Jim Collins. So Pareto's law is a basic very popular management theory, 80-20 rule. एंड 80-20 रूल में ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में या किसी भी कंपनी की सेल्स में, मान लीजिए 100 प्रोडक्ट्स हैं किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन हो गया, तो अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें जो टॉप 20% होगा वो 20 प्रोडक्ट्स पूरे आपकी सेल्स के 80% को कंट्रीब्यूट करेंगे. सो 20 and 80. सो जो किसी भी चीज़ का जो टॉप 20% होता है वो आपके प्रॉफिट का या आपके जो उसका इफेक्ट है उसका 80% पे कंट्रीब्यूट करता है. आपके मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज़ है तो 20 एम्प्लॉयज़ एक्चुअली कंपनी के 80% परफॉर्मेंस को कंट्रीब्यूट करते हैं. और ये मतलब इट्स अ प्रूवन कंसेप्ट. इसकी स्टार्टिंग में इसकी जो इटालियन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने जब डिस्कवर किया था कि कोई गार्डन में वो मटर को देख रहे थे और मटर के दाने आपने सारे निकाल लिए, मतलब छील लिए, और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो बड़े दाने हैं 20% उनको उन्होंने छाटा, सेपरेट किया, और टोटल जितना वेट था वो 20% जो टॉप थे वो 80% को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, 80% ऑफ द टोटल वेट. तो ये इसका रियल ये प्रूवन कंसेप्ट है मैनेजमेंट में, और इसको हम रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कि कैसे हमारी कुछ स्किल्स होती हैं जो हमारे करियर के सक्सेस में काम आती हैं, बट वी डोंट गिव देम द टॉप प्रायोरिटी. वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट स्किल्स की, मतलब इसी की वजह से 80% सक्सेस है. कुछ लोगों को अवेयरनेस रहती है एंड दे ब्यूटीफुली यूज दैट, but everyone is not aware of that. So that is the thing. इसको हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेवरेट कंसेप्ट विच इज़ द हेजॉग थ्योरी. हेजॉग एक चूहे जैसा जानवर होता है. अगर आपको हिंदी में उसको शायद, वैसे इंडिया में आई डोंट नो लोग इतना ज़्यादा जानते हैं कि नहीं, लेकिन देखा सबने फोटो तो होगा कि चूहे जैसा होता है जिसकी सुई जैसा, मतलब उसके शरीर में हजारों मतलब नुकीले सुई जैसे बॉडी होती है, मतलब जो सुई बाहर की तरफ निकल रही होती है. तो कोई भी मतलब उसे खाने के लिए अगर मान लीजिए उसके अगल बगल कोई आ जाता है जानवर, फॉक्स हो गया फेमस, तो उसको हेजॉग फॉक्स थ्योरी बोलते हैं. तो फॉक्स मतलब लोमड़ी हो गया, या डॉग बोल लीजिए, या कैट बोल लीजिए, और या आप इनफैक्ट लेपर्ड भी, मतलब उनका शिकार करने का ऐसे केस आते हैं. तो उसमें मतलब हेजॉग की खासियत क्या होती है कि जैसे उसके ऊपर खतरा आता है तो उसका जो बॉडी पहले तो नॉर्मल सी रहती है, लेकिन उसकी सारी जो सुई जैसा वो है वो सारे अटेंटिव हो जाता है, वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है. तो उस पर कोई भी जानवर अगर हाथ लगाएगा तो सुई उसके अंदर घुसेगी और बेसिकली जानवर ही मरेगा. मतलब प्रॉब्लम ये है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. तो हेजॉग को नेचर ने डिफेंसिव वो दिया है. जैसे कछुए को मान लीजिए एक स्केलेटन रहता है, ये कछुआ उसके अंदर छुप जाता है, ऐसे ही हेजॉग के लिए ये वाली खासियत है कि हेजॉग को कोई भी जानवर उसका शिकार करेगा तो बेसिकली वो जानवर भी मर जाएगा उस शिकार में, और हेजॉग को जो नुकसान होना होगा लेकिन जानवर को ज़्यादा हो जाएगा. तो कोई भी शिकारी जानवर, जंगल में एक नियम होता है कि दे डोंट वांट टू गेट इंजर्ड, क्योंकि आप अगर इंजर्ड हो गए तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू, मतलब उस टाइम पीरियड तक तो आप शायद भूखे रहोगे.
जब तक आप हील नहीं होते हो। तो जानवर में, जंगल में जानवर लड़ाई भी करते हैं तो काफ़ी अवेयरनेस रहती है कि लड़ाई को बंद भी करना है बीच में, तो इंजर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हेजॉग स्ट्रैटेजी जिम कॉलिंस ने फर्स्ट टाइम अपनी बुक गुड टू ग्रेट में लिखा था। इट्स अ वेरी फेमस बुक ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। और तो हेजॉग में जिम कॉलिंस ने बोला कि बड़ी कंपनी जो सक्सेसफुल होती हैं और जो अपनी सक्सेस को मेंटेन रख पाती हैं, क्योंकि इट्स नॉट, देखिए आप बहुत जल्दी कई बार बेस्ड आउट ऑफ लक ऑल्सो मे बी, और एक कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको उसका यू कैन राइड द वेव, कि पेटीएम अचानक से बूम में आ गया जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ फॉर एग्जांपल। तो इस तरह का कोई इवेंट आता है तो कुछ लोगों को बहुत एडवांटेज होता है, कुछ कंपनीज को। तो इट्स नॉट दैट इजी टू मेंटेन दैट पोजीशन। आप तुरंत टॉप पे तो आ गए, लेकिन उसको मेंटेन कैसे आप करोगे? तो जो कंपनी जो ज़्यादा लेजेंडरी कंपनीज हैं वो बेसिकली, उनका जो जिम कॉलिंस ने रिसर्च किया है जॉब कंसेप्ट के थ्रू, उन्होंने पाया कि कुछ कंपनीज का ऐसा होता है कि दे आर हैविंग वन कोर थिंग इन देम विच इज़ अ वे रोबस्ट बिजनेस मॉडल, जो उनको हमेशा ही एक कैश काउ की तरह उनको पैसा देता है। मतलब वो हो सकता है उनका बिजनेस मॉडल का स्मॉल पोर्शन हो, बट दैट इज़ द इंजन ऑफ द कंपनी, की वो उनको हमेशा कुछ ना कुछ कंटिन्यूस रेवेन्यू जनरेट करता है, कंटिन्यूस प्रॉफिट जनरेट करता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बट स्टिल इट इज़ अ स्टेडी प्रॉफिट स्ट्रीम। तो उसके दम पे वो दुनिया में कुछ भी पंगे ले लें बड़ी बड़ी कंपनियों से, या कुछ और नया बिजनेस ट्राई कर लें, वो पॉसिबल है। लेकिन वो कोर जो है ना, जैसे हिंदी में बोला जाता है कि आपको अपनी औकात, अचानक से आपको चढ़ा दिया गया तो अपनी औकात मत भूलो, या हवा में मत उड़ो, ज़मीन पे पैर रहना चाहिए। तो वो जिम कॉलिंस ने बोलने की कोशिश की कि ज़मीन में पैर उन कंपनियों का हमेशा रहता है, दे आर ग्राउंडेड, दे आर अवेयर कि ये चीज़ आपको अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा इम्पोर्टेंस देना है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, वी कैन टेक द एग्जांपल। तो रिलायंस का जो कोर बिजनेस है वो तो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, जो उनकी रिलायंस जामनगर रिफाइनरी है। बट दे एक्सपेंडेड इनटू रिलायंस रिटेल। रिलायंस जियो इज़ द वन ऑफ द आई थिंक बिगेस्ट बिजनेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज टुडे। तो वो हर फील्ड में गए, मतलब आई थिंक रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो के अलावा दे हैव वेंचर्ड इनटू 4-5 अदर बिजनेस ऑल्सो। इनफैक्ट अभी उन्होंने टॉयज़ का बहुत बड़ा ब्रांड खरीदा, और हेल्दीज, और आई थिंक दे हैव वेंचर्ड इनटू मल्टीपल स्ट्रीम्स नो। बट उनका जो कोर है वो हमेशा रिलायंस जामनगर रिफाइनरी है। तो हेजॉग कंसेप्ट में हमें, मतलब ये जिम कॉलिंस ने बोला कि आप अपना कोर को प्रिजर्व करो, उसी को उसको आप पानी डालते रहो, उससे आप जो लेते रहो उसकी इम्पोर्टेंस बनी रहनी चाहिए। उसके बाद आप फैंसी चीज़ों में जितना वेंचर करना है, फिर फैंसी चीज़ भी कई बार बड़े पेड़ बनते हैं, ऐसा नहीं है। ये मैं इसको सीड कंसेप्ट बोलता हूँ कि आपने जैसे टाटा ग्रुप ने 1960s के एंड में TCS कंपनी इस्टेब्लिश की थी। तो दे वर नेवर, आई थिंक दे वर नॉट नोइंग दैट टाइम कि ये आगे चल के TCS ही टाटा ग्रुप की क्राउन ज्वेल बन जाएगा। तो वो चीज़ है कि क्राउन ज्वेल मतलब कि उनका सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, जबकि टाटा ग्रुप में तो स्टार्टिंग से टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, ये दो कंपनीज उनकी सबसे बड़ी थी हमेशा। तो वो तो बहुत छोटी हो गई, मतलब इनफैक्ट टाटा मोटर्स जब ये कोविड टाइम में जब उसका शेयर्स आई रिमेंबर कि 60 टच किया था, फ्रॉम 1,000 रुपीज़ टू 60 रुपीज़, उसका मार्केट कैप उस टाइम अराउंड 35,000 करोड़ रुपीज़ था। तो दैट वाज नथिंग। TCS का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपीज़ है। अभी टाटा ग्रुप आज की डेट में उसका शेयर 650 अराउंड है, बीच में 1000 तक गया था। तो इसे शार्प रिकवरी विद इन 4 years दे वर एबल टू jump more than 10, not even 10, 15 times, more than 15 times। तो
दैट इज़ द थिंग कि उस ग्रुप, लेकिन टाटा मोटर्स बिकी नहीं ना। क्यों नहीं बिकी? क्योंकि पीछे से टाटा ग्रुप है, और टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी पावर क्या है? जो है टीसीएस। तो टीसीएस के पास है पैसा, अब है वो 10 लाख करोड़ की कंपनी, तो टाटा ग्रुप को कौन हिला देगा? तो सप्लायर्स नो कि सप्लायर्स वी कैन कंटिन्यू देयर सप्लाइज टू टाटा मोटर्स, क्योंकि हमारा पेमेंट आज नहीं आ रहा तो बाद में आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा, लेकिन आएगा। मतलब नॉर्मली ऐसा इतने बड़े ग्रुप्स में होता नहीं है, बट स्टिल चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं। अगर टाटा मोटर्स अकेली कंपनी होती तो फिर तो उसके जो सपोर्टर्स हैं, बैकर्स हैं, बैंकर्स हैं, वो हाथ खींच भी सकते हैं। जब हाथ खींचेंगे तो वो पूरा डाउन हो जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग कि आपको पीछे आपके कोई खड़ा है, आपके कंधे पे हाथ किसका है, वो चीज़ भी होती है। तो एक तो ये हो गया कि आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, और दूसरा क्या है कि आपका जो है जॉब कंसेप्ट यही कहता है कि आपका एक कोर मॉडल होना चाहिए, और जो आपको एक हमेशा स्टडी सोर्स देगा, तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हो उसके दम पे। ये चीज़ है कंसेप्ट। और एग्जाम्पल और लिया जा सकता है, ज़्यादातर लेजेंडरी कंपनीज जितनी रही हैं उनका एक कोर उन्होंने पकड़ रखा था। अब एग्जाम्पल में एप्पल ले सकते हैं, एप्पल इज़ अ बिग एग्जाम्पल। तो एप्पल अगर आप देखो तो एप्पल की कहानी तो वैसे सभी को पता है कि हाउ स्टीव जॉब्स वाज रिमूव्ड, दो ही वाज द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, को फाउंडर, बट ही वाज रिमूव्ड बिकॉज ऑफ सम एरेटिक और वेरी पैशनेट स्टीव जॉब्स का वे ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग था। तो उनको शेयर होल्डर्स ने रिमूव कर दिया था उस टाइम, एंड ही केम बैक टू एप्पल इन लेट 1990s, and his condition was to that he should be made CEO। तो उन्होंने सबसे पहले आईपॉड लाया, आइकॉनिक प्रोडक्ट, और उसके बाद लेकिन एप्पल की जो रियल डिस्कवरी हुई, जो एप्पल को माइक्रोसॉफ्ट से भी कहीं आगे ले गई। एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट वाज 100 टाइम्स बिगर देन 100 टाइम्स ऑफ एप्पल। तो जब स्टीव जॉब्स रीजॉइन किए थे एप्पल को, तो माइक्रोसॉफ्ट बिकेम ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ऑफ एप्पल, जबकि दोनों कंपनीज की जो ग्रोथ जर्नी स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट नियर अराउंड थी। तो तब तो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे भी थे एक टाइम पे। तो एप्पल भी अपना पर्सनल कंप्यूटर लाया था, अपना उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था, और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो लीजेंडरी उन्होंने बनाई, विंडोज़ एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड ऑल। तो जब स्टीव जॉब्स ज्वाइन किए तो फिर 100 टाइम्स थी माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन ही कंटिन्यूड विथ हिज इंस्टिंक्ट्स एंड आईपॉड लाई। ही वाज obsessed with design and perfection and quality। बट एप्पल का जो मेजर ब्रेक थ्रू हुआ वो हुआ आईफोन से। तो आईफोन के बाद तो एप्पल पता नहीं क्या बन गई, मतलब फिर तो उसने माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया। एप्पल इज़ द लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी राइट नाउ, आई थिंक $3.6 ट्रिलियन। तो इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट को भी पिछले 1-2 साल में काफ़ी ग्रोथ मिली, तो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों ही $3 ट्रिलियन प्लस है। बट द थिंग इज़ कि जो लीजेंडरी ग्रोथ हुई, तो एप्पल का है जॉब तो यही है आईफोन। बाकी उनके और भी प्रोडक्ट्स हैं, जो मतलब आईपैड भी है, आई मैक भी है, फिर वो चलो आई ग्लासेस लाए, वो तो इतना मतलब उसका इतनी बड़ी कंपनी के लेवल पे तो वो बहुत माइन्यूट प्रोजेक्ट था, बट दे एक्सपेरिमेंटेड। फिर उन्होंने उसको भी ऑफ शेल्फ कर दिया। वो कार लाना चाहते थे, तो ऑटोनोमस कार्स। तो कंपनीज का जो है जॉब है एप्पल का, और वही पैरेटोज लॉ में भी दिख रहा है कि एप्पल की जो सेल्स का जो पूरा 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है, या मे बी 70% होगा, वो आईफोन का है। तो हैजॉग कंसेप्ट, वो पैरेटोज लॉ आपके 80-20 में ये फ्रीडम आपको देता है कि कई बार आपको हो सकता है टॉप 10% 90% को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो प्रॉफिट का, और ये भी फ्रीडम देता है कि हो सकता है टॉप 30% आपको 70% को कर रहे हैं। बट द पैटर्न इज लाइक दिस ओनली। तो आपको लाइफ प्रिंसिपल्स पे भी फोकस करना होगा कि लाइफ प्रिंसिपल्स की आपकी लाइफ में क्या आप मेजर डिसीजंस ले रहे हो। आपके जो टॉप 20% होगा स्किल्स इम्पोर्टेंट, या आपकी कुछ भी जो आपकी स्पेशलाइज चीज़ है, वो आपकी 80% को
वो करेगा। और उससे ज़्यादा ज़रूरी तो मुझे लगता है कि हैजॉग है कि आप अपनी किसी चीज़ को प्रिजर्व करो। एक चीज़ आप अपनी आइडेंटिफाई कर लो कि ये तो मेरी मतलब है, उसके दम पे आप बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो फैंसी चीज़ों में एडवेंचर कर सकते हो, और हो सकता है वो फैंसी चीज़ आउटग्रो कर जाए आपके ओरिजिनल उसको। लेकिन आपको जो टफ टाइम में जो काम आता है ना, वो यही वाला आपका हैजॉग ही काम होगा। कि आपका एक एकदम हो सकता है आप किसी आपके कोई बिजनेस हो आपके घर का, मे बी कुछ छोटा मोटा लॉज हो या इस तरह का जो भी आप करते हो, लेकिन आपका एक स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम होनी चाहिए, स्टेडी प्रॉफिट होना चाहिए। वो आपको बड़े काम करने के लिए एम्पावर करता है। तो वो आपका एक फाउंडेशन है बेसिकली, फाउंडेशन यही। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोरल थिंग्स। ओके, सो कुछ और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। आप एक आइकॉनिक कंपनी है जिलेट। सो जिलेट का आप जो मेन उनका हमेशा से रहा कि वो शेविंग रेजर्स जो बनाते हैं वो उनका हैजहॉग था। बाकी उसके बाद उन्होंने पूरा डाइवर्सिफाई किया। उसके बाद उनके ब्यूटी एक्सेसरीज बहुत प्रोडक्ट्स हैं उनके, आफ्टर शेव लोशन है या शेविंग क्रीम है या, बट देयर मेन हैजहॉग वाज ऑलवेज दिस रेजर, और वो उससे कंटिन्यू किया, वो आज भी चल रहा है। तो कुछ कंपनीज अपना कोर बिजनेस को एकदम पकड़ के रखती हैं कि वो उसी से वो ज़रूरी है। Warren Buffett is one of the investors in Gillette. He was able to identify this thing long early. So that's the thing. तो इसका आप पैरेटोज लॉ को आप जैसे आप देखो कि आपके मोबाइल में मान लीजिए 100 ऐप्स हैं, तो आपको देखोगे कि आप 20 ऐप्स ही यूज़ करते हो सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम। सो दैट इज़ द अगेन द सेम थिंग कि पैरेटोज लॉ हो गया। या आपके वार्डरोब में आपके कपड़े मान लीजिए 50 कपड़े हैं, 50, तो आप उसमें से 20% आप मतलब 10 कपड़े ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। सो अगेन पैरेटोज लॉ। एंड आपकी जैसे बुक रीडिंग है, तो हो सकता है आपने 100 बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन आपका जो पूरा माइंड डिज़ाइन हुआ, जो आप टेक अवेज है जिससे आप इंस्पायर्ड हो, इन्फ्लुएंस हो, वो 20 बुक्स होगा, 20%, जो आपको एटलीस्ट 80% आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो अगेन द सेम थिंग, पैरेटोज लॉ। आई थिंक देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स इन दिस थिंग, वी कैन ऑलवेज टेक दिस। अगर इंडिया में मुझे लगता है कि अगर कोई कंपनी जो बहुत अच्छे से उसने अपने हैजॉग को प्रिजर्व किया, वो है इंडिगो। तो आप अगर इफ़ यू रिकॉल देन देयर वर अर्लियर एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया एंड गवर्नमेंट एयरलाइंस इट वाज अर्लियर, एंड देन किंगफिशर वाज देयर एंड जेट एयरवेज वाज देयर, एंड एक दो और थी। लेकिन इंडिगो जब इंडिया में आई, और इट्स न्यू कंपनी, नॉट ए वेरी ओल्ड कंपनी, फाउंडेड बाय IIT कानपुर पास आउट्स। तो इस कंपनी ने पहले तो बिजनेस क्लास रखा ही नहीं अपने प्लेन में। इन्होंने एकदम सिंपल पकड़ के चले कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करेंगे। तो इन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक ही क्लास कर दिया, नो बजट एयरलाइंस कर दिया, नो एक्स्ट्रा थिंग, नथिंग। उससे उनको क्या बेनिफिट हुआ कि दे वर एबल टू फोकस ऑन देयर कोर। जैसे एप्पल अपना एक, एप्पल ने, स्टीव जॉब्स का भी यही मंत्र था कि हम कई चीज़ें नहीं करेंगे एक साथ। तो दे ओनली वांटेड टू फोकस ऑन आईफोन, आई मैक एंड दिस आईपैड, मतलब वही 4-5 चीज़ें पकड़ के। तो इंडिगो ने मतलब मल्टीपल, जैसे बिजनेस क्लास है तो बिजनेस क्लास फिर तो खाली जा रहा है मे बी, मतलब बहुत से केसेस में तो यही होता है। तो इंडियन कस्टमर्स आर प्राइस कॉन्शियस। तो टाइम, पंक्चुअलिटी, इंडिगो ने उस चीज़ को पकड़ा, पंक्चुअलिटी को, नो फ्रिल्स, नथिंग एक्स्ट्रा। बजट एयरलाइंस, फ्री में खाना पीना भी नहीं है, तो वो भी आप पे करो एज ए कस्टमर। तो उसमें कंज्यूमर, तो उसमें क्या हो रहा है कि इट बिकम्स अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास इकोनॉमी। और इंडिगो का आज के डेट में पूरा आई थिंक 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है एयरलाइंस में।
तो दैट इज़ द थिंग। मारुति सुजुकी यू कैन टेक एग्जांपल कि हमेशा उन्होंने पब्लिक का एकदम मेन थीम पकड़ा उन्होंने, कि वो उनका फेमस एग्जांपल था, वो जो ऐड देते थे कितना देती है, कितना देती है मतलब कितना माइलेज देती है गाड़ी। तो वो इंडियन कस्टमर्स की भाई दे कार, उनको लग्जरी कार जैसे जर्मन कार्स हैं या यूरोपियन कार्स और मे बी अदर कार्स, उनको फोकस था कि माइलेज पे, कि कम से कम पेट्रोल इस्तेमाल हो और गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चले, तो वो फोकस। इसीलिए दे आर नॉट वेरी गुड इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अगर आप देखो तो वो बॉडी भी थोड़ी हल्की है उनकी, टायर्स भी थोड़े से पतले हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े टायर्स होंगे गाड़ी में तो गाड़ी का बैलेंस और ग्रिप तो अच्छा बनेगा, बट शायद एवरेज कम हो जाता है गाड़ी का। तो उन्होंने इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से ही सारी चीज़ें डिज़ाइन की। मारुति एवरीवन नोस कि कैसे वो मतलब नंबर 1 है फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स। 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है मारुति के पास इंडियन कार में, जबकि इतनी कंपनीज हैं। यू हैव रेनो, यू हैव हुंडई, यू हैव किया, यू हैव वोक्सवैगन, यू हैव फोर्ड, सो मैनी कंपनीज आर देयर। टोयोटा भी है, मतलब होंडा भी है, एंड मित्सुबिशी इतना नहीं इंडिया में एक्टिव रही, सुजुकी भी इतना एक्टिव नहीं थी, लेकिन so many companies are there, and but one company is having this heart of the whole chunk। तो उनका हैजॉग भी यही था, और शायद वही 80-20 प्रिंसिपल से आप मारुति को देखो तो उनकी सिर्फ 20% मॉडल्स, अगर वो 10 मॉडल्स हैं उनके पास, तो सिर्फ 2 गाड़ियाँ ही उनकी 80% प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। तो वो आप देख लो, स्विफ्ट डिज़ायर होगी और आपकी आई थिंक अर्टिगा है, या तो वैगनार है। इस तरह तो 30-70 भी हो सकता है कि 30% 70% को कर रही हो, लेकिन द कोर थिंग इज़ द सेम। और उनका फिर वो असेंबली लाइन तो एक ही है ना, इंजन तो एक ही लगा रहे हैं या 2 लगा रहे हैं मैक्सिमम, 2 ऑप्शन है इंजन के। तो वही वाली बात हो गई कि 80% प्रॉफिट तो 20% मॉडल से ही आ गए। तो दैट इज़ द थिंग। आई थिंक उसको हमें रियल लाइफ में समझना होगा कि हम अपने हैजॉग को पहचानें, उसको हम प्रिजर्व करें, उसको नर्चर करें, एंड देन वी कैन बिल्ड गो फॉर द बिग ड्रीम्स, चेजिंग बिग थिंग्स इन लाइफ। तो और 80-20 प्रिंसिपल को भी हमें कैप्चर करना होगा कि 80-20 पे तो हम उस 20% जो मेन कंट्रीब्यूशन जो हमारी लाइफ की सक्सेस का, उस पर फोकस करना चाहिए, और वो हमारे को फिर आगे ले जाएगा। तो दैट इज़ द आइडिया। थैंक यू।